मेरे पिताजी एक गरीब रिक्शा ड्राइवर थे। माँ लालची थीं, हर समय पैसों के लिए पिताजी से लड़ती रहतीं। एक समय वो भी आया जब उन्होंने एक अमीर सेठ के साथ चक्कर चला लिया। पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहकर अमीर सेठ के साथ समय गुजारती और हम बहन भाई भूखे माँ की राह देखते रहते। एक दिन माँ हमें छोड़कर भाग गई तो पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने हमारा जीना हराम कर दिया और मेरा रिश्ता अपने नशेड़ी बहन के लड़के से तय कर दिया। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब नशेड़ी मंगेतर आया और मुझे अकेला देखकर मेरे पिताजी गरीब रिक्शा ड्राइवर थे। पूरा दिन वो रिक्शा चलाया करते, सर्दी हो या गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या बरसात हो, वो मेहनती मजदूर थे। सुबह सुबह ही घर से निकल जाया करते और फिर रात देर तक ही वापस आते थे। उनकी तबीयत खराब होती फिर भी कभी वो घर में नहीं रहे थे। यही वजह थी कि मुझे अपने पिताजी से बहुत प्यार था। मैं उनके लिए प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उनके शरीर को इतनी ताकत दे कि वो ये मेहनत मजदूरी और ईमानदारी से कमाते रहें। वहीं दूसरी तरफ मेरी माँ को तो मेरे बाप की मेहनत और थकन से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे ही पिताजी घर आते तो वो उनसे लड़ने लगती। एक दिन पिताजी घर आए तो चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट थी। आज पिताजी की दिहाड़ी अच्छी लग गई थी, इसलिए पिताजी आते हुए नमक पारे लेकर आए थे। नमक पारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। पिताजी ने नमक पारे लाकर मेरे सामने रखे तो मैं फ़ौरन झपट पड़ी। माँ भी खुशी खुशी से बाहर आई थी कि पिताजी कौन सी चीज़ खाने के लिए लाए हैं, लेकिन जब उनकी नज़र नमक पारे पर पड़ी तो अगले पल चेहरा उतर चुका था। पिताजी कहने लगे कि देखो सरला, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए क्या लाया हूँ। इतना सुनना था कि मेरी माँ अगले पल नाशुक्री से कहने लगी कि कौन सा पहाड़ तोड़कर लाए हो। अरे मैंने तो समझा था कि कोई मिठाई, गुलाब जामुन, जलेबी लाए होंगे, लेकिन ये क्या, सस्ते से नमक पारे उठा कर ले आए हो। तुमसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है, सारी जिंदगी बस सस्ते में ही उटालते रहो। मेरे पिताजी माँ की बात सुनकर उदास से हो गए थे। कहने लगे कि सरला, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं दिन रात एक करता हूँ, यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं ताकि तुम्हारी और बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सकूं, लेकिन मैं क्या करूं, जितनी भी मेहनत कर लूं वो कम ही होती है। मैं पिताजी से कहने लगी कि पिताजी चिंता मत करें, आप हमारे लिए जो कुछ लाए हैं हमें वही आपके हाथ से खाना पसंद है। मेरी माँ तो बस हर समय बस लड़ती ही रहती थी। होली आती, कोई फंक्शन आता तो मस्जिद करके पिताजी से 3-3 सूट के पैसे लिया करती, फजूल खर्ची किया करती, जबकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मेरे पिताजी इतनी मेहनत से कमाते थे और मेरी माँ बस उनसे जानबूझकर खर्चा करवाती रहती थी। न जाने वो क्या चाहती थी। जब तक मैं छोटी थी, भोली भाली थी, मेरा दिमाग इन्हीं बातों में लगा रहता था। मैं अपनी माँ को सिर्फ गुस्सा करती और पिताजी से लड़ते हुए देखती थी कि शायद पिताजी कम कमा कर लाते हैं, इसलिए वो बस लड़ती रहती हैं। लेकिन एक दिन जो कुछ मैंने देखा, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ कुछ ऐसा भी कर सकती हैं। गर्मियों के दिन थे और मैं अपने कमरे में सो रही थी। पिताजी हमेशा की तरह काम पर गए थे और मेरा छोटा भाई भी सो रहा था जब मुझे घर के बाहर से बातों की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ हंस हंस कर किसी से बात कर रही हो। दोपहर का समय था। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ किससे बात कर सकती हैं। मैं दबे दबे कदमों से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही बाहर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी एक आदमी से बात कर रही थी और वो आदमी भी हंस हंस कर मेरी माँ से बात कर रहा था। जैसे ही उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो फ़ौरन वहाँ से हट गया। मेरी माँ ने गुस्से से पलटकर मुझे देखा था। वो आदमी वहाँ से चला गया। मैं चलती हुई अपनी माँ के पास आई और कहने लगी कि माँ, ये आदमी कौन है। ये सुनकर माँ कहने लगी कि तुझे क्या, जो भी था वो हिसाब किताब करने वाला आया था। बिजली का बिल जो इतने महीने से जमा नहीं करवाए वही पूछ रहा था। जा जाकर अंदर सो जा। माँ से ज़्यादा सवाल जवाब ना किया कर। मेरी माँ मुझसे ये बातें नज़रें चुरा कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हैं। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए शक आ चुका था और सच्चाई भी यही थी। मेरी माँ दूसरे चक्करों में पड़ चुकी थी। धीरे धीरे उनके दिल में मेरे और मेरे भाई की मोहब्बत भी कम हो चुकी थी। पिताजी से तो वैसे ही वो नहीं बोलती थी। एक दिन मैं सुबह सुबह उठी तो माँ कहने लगी, गुड़िया तू अब छोटी नहीं रही, ये सारे घर के कामकाज अब तुझे करने चाहिए। मैं भी घर के काम करके खुशी महसूस करती थी। मैं कहने लगी कि माँ तुम चिंता ना मत करो, ये सारे काम काज मैं कर लूँगी। तो माँ कहने लगी कि शाबाश, ये सारे काम काज तुम करो, मैं वापस आकर देखूंगी कि तुमने काम कैसे किया है। मैं माँ की तरफ ध्यान से देखने लगी और कहने लगी कि क्यों माँ, तुम कहीं जा रही हो। तो माँ कहने लगी कि हाँ कुछ काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। माँ की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। आज माँ ने बड़ा ही अच्छा सूट पहन रखा था, बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी।
आज से पहले तो मैंने माँ को कभी इतना तैयार होते हुए नहीं देखा था। माँ तैयार होकर घर से चली गई। शाम हो चुकी थी लेकिन माँ घर नहीं आई थी। मैं और मेरा भाई भूखे बैठे थे। आखिरकार जब भाई को भूखा देखा तो खुद ही उठकर जैसे तैसे जली रोटी बनाई ताकि कम से कम भाई का पेट तो भर सकूं। पिताजी के आने से कुछ देर पहले ही माँ वापस लौटी थी। मैं माँ से पूछने लगी कि माँ तुम कहाँ चली गई थी? पूरा दिन हमने तुम्हारे बगैर ना जाने कैसे काटा है। तो माँ अगले ही पल मुझे चुप करवा कर कहने लगी, बस मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी, वहीं पर देर हो गई। ये लो देखो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें लाई हूँ। तुम अपने पिताजी को मत बताना कि मैं सुबह की गई अब लौटी हूँ। मैंने जब अपनी माँ की बात सुनी तो परेशान सी हो गई। माँ मेरे लिए मिठाई, केक और बर्गर लेकर आई थी। माँ की ऐसी कौन सी सहेली थी जो इतनी अमीर थी और उसने माँ को इतना सब कुछ लेकर दिया था? माँ की जितनी भी सहेलियाँ थीं वो सभी हमारी तरह की गरीब परिवार से संबंध रखती थीं। फिर किसके पास इतने पैसे थे जिसने न सिर्फ मेरी माँ को इतना सब कुछ खिलाया था बल्कि मेरी माँ को घर जाते हुए हमारे खाने के लिए भी इतना सब कुछ दे दिया था। फिर माँ अगर अपनी सहेली के पास गई थी तो हमें मना क्यों कर रही थी कि खबरदार जो अपने बाप को कुछ बताया? ये सब कुछ सोचकर मैं परेशान सी हो चुकी थी। आखिरकार ये राज भी बहुत दिन तक राज ना रह सका। मेरी माँ भले गरीब परिवार से संबंध रखती थी लेकिन बड़ी सुंदर थी। मेरी माँ का रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद था। बड़ी बड़ी आंखें थीं और बाल तो मेरी माँ के बहुत घने थे। अपनी माँ की तरह मेरे बाल भी बहुत लंबे थे, लेकिन अपनी माँ की सुंदरता के मुकाबले में मैं कम थी। मेरी माँ जितनी सुंदर थी मेरे पिताजी भी प्यारे थे, लेकिन गरीबी में और फिर इस तेज़ धूप में दिन रात एक करने की वजह से उनका रंग काफ़ी जल चुका था। ऊपर से पैसा भी ना था, जबकि मेरी माँ ने एक अमीर सेठ से चक्कर चला लिया था। सेठ का नाम पवनदीप था, बड़ा ही अमीर था और मेरी माँ की सुंदरता पर मर मिट चुका था। मेरी माँ भी उसके पास पैसा देखकर उस पर लट्टू हो चुकी थी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो एक शादीशुदा औरत हैं और 2 बच्चे भी हैं। अब तो अक्सर वो बड़ी गाड़ी में हमारे घर के बाहर आ जाया करता था और मेरी माँ सजी सवरी किसी दुल्हन की तरह तैयार होकर उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाया करती थी। एक दिन वो आदमी घर में आ गया, मुझे देखकर मेरे पास आया और मेरे गाल पर हाथ फेरने लगा, लेकिन मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और गाली देकर कहने लगी, कुत्ते दफ़ा हो जा मेरे घर से। मेरे मुंह से ये शब्द सुनने थे कि वो आग बबूला हो गया। अगले ही पल उसने मुझे मुंह से पकड़ लिया। वो इतना कठोर दिल का था कि उसने मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। मैं दुबली पतली, समय पर खाना ही कहाँ मिलता था जो शरीर में जान होती। वो मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा चुका था। मेरी 13 साल की उम्र थी। वो मेरी गर्दन से पकड़कर उठाकर मुझे दूर पटकने लगा। मैं माँ माँ चिल्लाने लगी थी कि शायद मेरी माँ मुझे बचाए, इस आदमी को धक्के देकर मार कर गिराए, लेकिन माँ तो उल्टा मुझे ही मारने लगी थी। कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कुत्ता, तो तेरा बाप है जो हमारे खर्चे पूरे नहीं कर सकता। खबरदार जो तूने मेरे आशिक को गाली देने की कोशिश की, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरी माँ गुस्से से मुझे पीटती हुई पवनदीप के साथ चली गई और दोबारा फिर कभी वापस नहीं आई। कहने लगी कि आज मैं इसके साथ शादी करने वाली हूँ और तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा भाई तो फूट फूट कर रोने लगे। मेरी सांस उखड़ चुकी थी, मैं खांस रही थी, फिर भी अपनी माँ के पैरों में गिर गई और पैर पकड़कर रोने लगी। कहने लगी कि माँ हमें छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो हमारे साथ। लेकिन माँ तो बस पैसों के पीछे इस आदमी के साथ चली गई। शाम को पिताजी घर आए तो आज वो मिठाई लेकर आए थे। महीने बाद जाकर पिताजी के पास इतने पैसे जमा हो पाए थे कि वो हमारे लिए मिठाई ला सकें। खुशी खुशी आकर कहने लगे कि देखो सरला, मैं आज तुम लोगों के लिए मिठाई ले आया हूँ। तुम्हारी पसंदीदा मिठाई, वो भी बड़ी दुकान से, आम ठेले वालों से नहीं लेकर आया। लेकिन हमारे रोते हुए चेहरे और चोटें देखकर पिताजी परेशान हो गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम लोगों को? मैंने जब पिताजी को बताया कि माँ हमें छोड़कर भाग गई हैं तो पिताजी के हाथ से मिठाई छूटकर गिर चुकी थी। मेरे पिताजी जैसा सीधा साधा आदमी आखिरकार कर भी क्या कर सकता था? सर पकड़कर बैठ गया। कहने लगा कि मेरी गरीबी ने आज मुझे ये दिन दिखाया है। काश मेरे पास पैसे होते तो सरला कभी मुझे छोड़कर किसी के साथ ना भागती। खैर, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अपनी माँ के बगैर जैसे तैसे अब हमें जीना ही था। आधी रात को बारिश होने लगती, जब बिजली चमकती तो मैं डर से अपने भाई से लिपट जाती। भाई भी डरता था, कहता था कि माँ होती थी तो सीने से लगा लेती थी। हम दोनों ही दीवार के सहारे बाहर बैठकर रोते रहते। पिताजी तो पूरे दिन के थके होते थे, इसलिए ऐसी गहरी नींद सोते और सुबह ही उठा करते थे। मोहल्ले में मेरी माँ की ये बात फैल चुकी थी। हर कोई मेरी माँ पर थू थू कर रहा था कि कैसी माँ है। अरे इतनी प्यारी औलाद थी, पति था, सबको छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग गई। कुछ ही दिनों के बाद तलाक के पेपर्स भी आए थे। पिताजी ने भी अंगूठा लगाकर मेरी माँ से हर रिश्ता नाता तोड़ दिया।
ना ही हमारे बाल बनाने वाला कोई बचा था, ना ही हमें कपड़े पहनाने वाला। कितने कितने दिन तक हम वही गंदे कपड़े पहनकर फिरने लगे। मैं अपने हाथों से कपड़े धो भी देती, फिर भी मुझसे ठीक तरह से कामकाज नहीं हो सकते थे। पिताजी भी सारा दिन घर से बाहर रहते थे। हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। कभी पिताजी का काम होता, कभी ना होता। पिताजी भी काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। आखिर एक समय वो भी आया जब मोहल्ले वाले हम पर तरस खाकर हमें अपनी उतरन देने लगे। कोई औरत आती तो अपने छोटे बच्चों के कपड़े पकड़ा जाती। वो कपड़े पहनने लायक तो ना होते, कई जगह से फटे होते या फिर उन पर रंग गिरा होता, लेकिन अपना शरीर ढकने के लिए हम उनसे वो कपड़े ले लिया करते और वही उतरन पहनकर खुश हो जाया करते थे। हमें तो अपना शरीर ही ढकना था, बस पिताजी से तो फरमाइश कर नहीं सकते थे कि हमारे लिए नए कपड़े ला दो, क्योंकि पिताजी के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो 2 समय के खाने के अलावा हमारे लिए कुछ कर सकते। एक समय वो भी आया जब पिताजी बीमार हो गए, तो वो कुछ दिन काम पर नहीं गए। हमारे पास पैसे भी नहीं बचे थे। मेरा छोटा भाई छत से गिर गया और उसके सर में चोट आ गई। जो भी जमा पूंजी थी, पैसे थे, उसके इलाज पर लग गए। हम कितने दिन से भूखे थे। ये तो पड़ोस वाले थे जो हमें थोड़ा बासी खाना दे दिया करते और हम वो खाकर पेट भरने लगे। समय बीतने लगा, यहाँ तक कि 5-6 साल बीत गए। मेरे पिताजी ने भी मोहल्ले की एक औरत से शादी कर ली थी। वो विधवा थी, उसकी कोई औलाद न थी। मेरा पति मरा तो मोहल्ले वाले मेरे पिताजी से कहने लगे कि इससे शादी कर ले। पिताजी को भी शायद एक पत्नी की ज़रूरत थी, फ़ौरन मान गए और शादी कर ली। शादी करने के बाद पिताजी का व्यवहार भी हमारे साथ काफ़ी बदल चुका था। जाहिर सी बात है, नई नवेली पत्नी थी, वो भी पिताजी से कुछ साल बड़ी थी, इसलिए खुद को हमेशा सजा संवार कर रखती। पिताजी के आने का समय होता तो सजी सवरी दरवाजे पर खड़ी पिताजी की राह तकती रहती। पिताजी आते, हमसे मिलते और फिर अपनी पत्नी के साथ कमरे में घुस जाया करते। हम दोनों बहन भाई तो बस एक दूसरे का सहारा थे। कितने कितने दिन गुजर जाते और पिताजी हमसे कोई बात भी नहीं करते थे। सौतेली माँ पिताजी के तो सारे कर्तव्य पूरे कर रही थी, लेकिन हमसे उसको कोई मतलब नहीं था। पूरा पूरा दिन घर के काम वो मुझसे करवाया करती थी। कहती थी कि लड़की हो, कल को अपने घर जाओगी तो क्या करोगी, अच्छा है कि सारे काम अभी से सीख लो, शादी की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। मेरा भाई अभी छोटा था, हम पढ़े लिखे तो थे नहीं। उसने मेरे भाई को मैकेनिक की दुकान पर लगवा दिया। पिताजी से कहने लगी कि अरे इससे भी कोई काम करवाओ, थोड़ा हाथ भी बढ़ जाएगा। मेरा भाई मैकेनिक की दुकान पर गाड़ियाँ ठीक करने लगा और कुछ पैसे कमा कर लाने लगा। सौतेली माँ पिताजी से कहने लगी कि बेटी जवान हो गई है, कब तक घर बिठा कर रखोगे, इसकी भी शादी कर दो। तो पिताजी अपनी पत्नी के बगल में लेटे कहने लगे कि तुम ही कुछ करो, तुम्हारी भी तो जान पहचान है लोगों से, तुम्हें जहाँ ठीक लगे वहीं पर मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दो। मैं तो हैरान थी कि पहले माँ और अब पिताजी कैसे हमारी ज़िंदगी की डोर किसी ऐसी औरत के हाथ पकड़ा सकते थे जो कि हमारा बुरा ही चाहती थी। बहरहाल समय चला जा रहा था। मेरी सौतेली माँ ने अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे लिए पसंद किया। वो एक लोफर लफंगा किस्म का लड़का था। कितनी ही लड़कियों से चक्कर चला चुका था, देखने में स्मार्ट था, लेकिन बिल्कुल लोफर किस्म का था। पिताजी को जब मेरी सौतेली माँ ने इस रिश्ते के बारे में बताया तो पिताजी भी फौरन मान गए कि हाँ, इसी से रिश्ता तय कर दिया जाए। इस तरह मेरी उस लड़के से मंगनी कर दी गई थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी और पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। मैं शादी नहीं करूँगी। जानती थी कि अगर मैं इस घर से चली गई तो ना जाने मेरे भाई के साथ सौतेली माँ कैसा व्यवहार करे। लेकिन सौतेली माँ अगले ही पल कहने लगी, लगता है ये किसी और को पसंद करती है, तभी इस तरह की बातें कर रही है। सौतेली माँ ने तो नया इल्ज़ाम ही लगा दिया था। मजबूरन मुझे चुपचाप इस रिश्ते पर राज़ी होना पड़ा कि कल को मेरे ऊपर कोई नई मुसीबतें ना खड़ी कर दी जाएं। सौतेली माँ का भांजा रोज़ हमारे घर आ जाया करता था। बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता और मुझसे फ्री होने की कोशिश करता। मैं अगर उससे दूर होती तो सौतेली माँ कहती, अरे इसमें बुराई क्या है, तुम कौन सा दूध की धुली हुई हो, कल को ये तुम्हारा पति बनेगा, आज तुम इसे मना कर रही हो, कल फिर जब ये तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, तो फिर क्या ठीक रहेगा। तुम्हारा होने वाला पति है, अगर तुम्हें छूता है तो इसे छूने दिया करो। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर तो मेरे कानों से धुआं निकल चुका था। मैं कभी भी किसी मर्द को अपने इतने पास आने दे ही नहीं सकती थी। एक दिन वो भी आया जब मैं घर में अकेली थी, अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी कि जब अचानक वहाँ पर मेरा मंगेतर आ गया। आते ही उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैं चीखने लगी, मेरा दुपट्टा गिर गया था। मैं रोते हुए वहाँ से भाग गई, लेकिन ऐन उसी समय मेरे पिताजी घर आ गए थे। उस समय मेरा मंगेतर नशे की हालत में था। बड़े ही बुरे शब्द कहता हुआ मुझे अपनी बाहों में घसीट रहा था।
पिताजी ने उसे इस तरह की हरकतें करते हुए देख लिया। पिताजी उसे मार मार कर घर से निकाल चुके थे। सौतेली माँ से भी कह दिया कि मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अपनी बेटी के लिए रिश्ता मैं खुद देखूंगा। सौतेली माँ भी थोड़ी हड़बड़ा सी चुकी थी। बार बार पिताजी को विश्वास दिलाने लगी कि ऐसा सिर्फ पहली बार हुआ है, लेकिन मैं इस बार चुप नहीं रही थी। रोते हुए पिताजी को सारी बात बता दी तो पिताजी भी सौतेली माँ को डांटने लगे। बहरहाल इसके बाद फिर पिताजी ने मेरी शादी एक रिक्शे वाले से ही तय कर दी, जो कि उनके साथ बस अड्डे पर रिक्शा चलाया करता था और इसी मोहल्ले का था। शरीफ और सीधा लड़का था। एक दिन पिताजी ने मुझे और मेरे भाई को पैसे दिए कि जाओ जाकर अपनी पसंद की शादी का जोड़ा ले आओ। सादगी से ही शादी होनी थी, इसलिए मैं और मेरा भाई बाजार चले गए। मैंने वहाँ से अपनी शादी का एक ठीक ठाक सा जोड़ा ले लिया था। वापस आ रहे थे कि तभी वहाँ पर एक भिखारिन की आवाज़ आई जो हमसे पैसे मांग रही थी। ये आवाज़ हम पहचान चुके थे, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा तो होश उड़ गए। ये तो सचमुच हमारी सोच के मुताबिक हमारी माँ ही थी, जो सड़क पर एक तरफ फटे पुराने कपड़ों में बैठी भीख मांग रही थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मैं घबरा गई। मैं उनसे कहने लगी कि माँ, आपने हमें पहचाना नहीं, लेकिन हम आपको पहचान गए हैं। आप हमारी माँ हैं। हमें देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। जिस आदमी के साथ मैं तुम लोगों को छोड़कर भाग गई थी, उसने मुझे बहुत सपने दिखाए थे। मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा और अपने महल जैसे घर में दुल्हन बनाकर ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुझे इस्तेमाल करता रहा और फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कचरे की तरह फेंक दिया। उसने मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए और कहा कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें पत्नी का अधिकार दिया जाए। इसके बाद मैं वापस तुम लोगों के पास किस मुंह से आती? तुम्हारे बाप के साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था, इसलिए मैं यहीं सड़क के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगने लगी। ये सुनकर हमारे दिल पिघल चुके थे। भले ही हमारी माँ ने हमसे प्यार करती थी, लेकिन वो गैर आदमी की बातों में आकर हमसे दूर हो चुकी थी। लेकिन अब अपनी माँ को इस तरह रोता और शर्मिंदा देखकर हम अपनी माँ को घर ले आए। मेरा बाप तो साफ कह चुका था कि ये औरत हमारे घर नहीं रह सकती, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं अपने बाप से कहने लगी कि ये सिर्फ मेरी शादी तक रुकेंगी। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल चली गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा था, अच्छे स्वभाव का मालिक था। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी माँ को यहाँ पर हमारे यहाँ रखना चाहती हूँ, तो उसने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। इस तरह मेरा भाई तो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा और अपनी माँ को मैं अपने ससुराल ले आई थी। भले ही मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया था, एक समय तक हम अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते रहे थे, लेकिन इन सब के बाद भी मैंने एक औलाद होने के नाते उनकी हर गलती को माफ़ किया था और उन्हें वही आदर और सम्मान दिया, प्यार दिया था जिसकी मेरी माँ हकदार थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।